Bismillahirrahmanirrahim. So the topic of our discussion is Born-Haber cycle. Born-Haber cycle दरअसल हैसल लॉ की एक एप्लीकेशन है. इसमें हम आयनिक स्पीशीज या आयनिक कंपाउंड्स की लैटिस एनर्जी फाइंड करेंगे. वो हम किस तरह से करते हैं? सबसे पहले लैटिस एनर्जी को हम डिफाइन करते हैं. उसके बाद देखेंगे कि कुछ रिएक्शन हैं हमारे पास जो सीरीज में मुकम्मल होते हैं, तो उनकी लैटिस एनर्जी हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं. तो इसको हम डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लैटिस एनर्जी क्या चीज़ होती है. लैटिस एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी और द इंथैल्पी विच इज रिलीज्ड व्हेन आयनिक स्पीशीज कंबाइन टुगेदर. आयनिक स्पीशीज से आप मुराद ले लें आपके पास कैटाइन और एनाइन है. आयनिक स्पीशीज कंबाइन टुगेदर एंड दे गिव राइज टू आयनिक कंपाउंड. तो तब आपके पास जो इंथैल्पी का अमाउंट रिलीज होगा या अब्जॉर्ब होगा, जब भी बॉन्ड बनता है आयनिक स्पीशीज मिलती हैं, हमेशा एनर्जी रिलीज होती है. तो लैटिस एनर्जी जब एक क्रिस्टल बनेगा तब रिलीज होगी. तो व्हेन आयनिक स्पीशीज कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म एन आयनिक कंपाउंड, द एनर्जी रिलीज इन दैट केमिकल रिएक्शन इज नोन एज लैटिस एनर्जी. जब एक आयनिक कंपाउंड अपने आयनिक स्पीशीज से मिलकर बनता है, उस दौरान जो इंथैल्पी या एनर्जी रिलीज होती है उसे आप लैटिस एनर्जी कहते हैं. जब एक मोल सोडियम क्लोराइड का उसके आयनिक स्पीशीज से मिलकर बनता है, इस दौरान जो इंथैल्पी का चेंज आता है या एनर्जी रिलीज होती है, या आप कहें लैटिस एनर्जी का अमाउंट रिलीज होता है, उसकी वैल्यू 787 किलो जॉल पर मोल होती है. मतलब एक मोल अगर NaCl का बनेगा तो इतनी एनर्जी वहां से रिलीज होगी, और इसे आप कहेंगे इंथैल्पी ऑफ द लैटिस. ये आपके पास डेफिनेशन हो गई लैटिस एनर्जी की. अब हमने इस लॉ के अंदर क्या डिस्कस करना है? बॉर्न-हैबर साइकिल में. बॉर्न-हैबर साइकिल में दरअसल हम यही लैटिस एनर्जी फाइंड करेंगे. लैटिस एनर्जी को डायरेक्टली फाइंड हम नहीं कर सकते. उसकी क्या रीजन है? उसकी रीजन ये है कि लैटिस एनर्जी आयंस मिलते हैं और आपके पास कंपाउंड बनता है. तो डायरेक्टली जब हम रिएक्शन करवाते हैं तब हमारे पास आयंस नहीं होते. इन केस आप सोडियम और क्लोरीन की मिसाल है. जब NaCl बनता है, सोडियम मेटल है, वो हमारे पास मेटल फॉर्म में होगा. क्लोरीन गैस है और गैसेस मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाई जाती हैं. तो ना हमारे पास क्लोरीन एटॉमिक फॉर्म में है जैसे वो रिएक्ट करके NaCl बना रही है, और ना सोडियम हमारे पास गैसियस या कैटाइन फॉर्म में है जब हम रिएक्शन स्टार्ट कराते हैं, जैसे वो मिलकर आपके पास NaCl बनाती है. बात करने का मकसद ये है कि जब NaCl बनता है तब क्लोराइड आयन या फिर क्लोरीन, जिसे आप कहते हैं, एटॉमिक फॉर्म में होती है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, गैसियस फॉर्म में होती है. लेकिन जब हम रिएक्शन स्टार्ट कराते हैं तब ऐसी कोई चीज़ नहीं होती. और दूसरी बात, सोडियम, जब सोडियम क्लोराइड बनता है तो सब सोडियम कैटायन की शक्ल में और गैसियस फॉर्म में होता है, लेकिन रिएक्शन के स्टार्ट में ये चीज़ें ऐसी हालत में मौजूद नहीं होती. तो ये रिएक्शन के अंदर जो है इंटरमीडिएट के तौर पर बनती हैं. तो इनकी एनर्जी फाइंड करना पॉसिबल हमारे लिए नहीं है, ये कतरे मुश्किल काम है. तो इसके लिए हम क्या करते हैं? हम बॉर्न-हैबर साइकिल को यूज़ करते हैं. उसमें क्या किया जाता है? हमारे पास दो तरह की पॉसिबिलिटीज हैं. फर्स्ट पॉसिबिलिटी आपके पास ये है कि आप क्या करें, सोडियम जो कि सॉलिड फॉर्म में, मेटल है तो सॉलिड फॉर्म में होगा, सोडियम मेटल लें और क्लोरीन गैस लें, इन दोनों का आपस में रिएक्शन करवाएं. फर्स्ट मेथड ये है कि आप इन दोनों के जब रिएक्शन करवाएंगे आपके पास एक प्रोडक्ट बन जाएगा जिसे आप NaCl कहेंगे, ये सॉलिड फॉर्म में होगा. इस दौरान जो इंथैल्पी का चेंज आएगा उसे आप डेल HF कहेंगे, इंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन. और इसके अमाउंट जो होती है हमारे पास वो होती है -411 किलो जॉल पर मोल. दूसरा वे ये है आपके पास कि आप इसे Na और Cl को, सोडियम और क्लोरीन को, पहले इसके कैटाइन और एनाइन में बदलें, यानी कि सोडियम से उसका कैटाइन बनाएं, उसे पहले गैसियस फॉर्म में लें, क्योंकि ये पहले सॉलिड में है, पहले गैसियस फॉर्म में लें, उसका कैटाइन बनाएं. कैटाइन बनाने के बाद दूसरा काम आपने क्या करना है, क्लोरीन मॉलिक्यूलर फॉर्म में, इसको एटॉमिक फॉर्म में लेके और फिर उसका एनाइन बनाएं. जब ये एनाइन बन जाए, इन दोनों का आपस में रिएक्शन करवाएं, तो आपके पास जो है मेन प्रोडक्ट NaCl फॉर्म हो जाएगा. अब NaCl जब बनेगा अपने कैटाइन और एनाइन के मिलने से, इस दौरान जो इंथैल्पी का चेंज आएगा इसे आप कहेंगे इंथैल्पी ऑफ द लैटिस, डेल H, और यहाँ पे आप स्मॉल l यूज करेंगे. ये स्टैंड करेगा लैटिस के लिए. अब ये हमें मालूम नहीं है, ये अननोन है, ये हमने कैसे मालूम करनी है?
और इस रिएक्शन के दौरान जो ओवरऑल एंथैल्पी का चेंज आएगा ये क्या कहलाएगा हमारे पास, ये कहलाएगा डेल एच एक्स। मतलब आपने पहले सोडियम सॉलिड से सोडियम गैस बनाया, उसका कैटाइन बनाया, उसके बाद क्लोरीन मॉलिक्यूलर फॉर्म में थी, उसको आप एटॉमिक फॉर्म में लेके और उसका भी एनाइन बनाया, तो इस दौरान जो एंथैल्पी का चेंज आएगा वो कहलाएगा डेल एच एक्स। अब हमने निकालना है डेल एच एल अकॉर्डिंग टू हेसेस लॉ। आपको पता है हेसेस लॉ हमने स्टडी किया था, तो हमने कहा था अगर ये रिएक्शन इस एक स्टेप में हम कैरी करते हैं, इस दौरान जो एंथैल्पी का चेंज आएगा, और इसी रिएक्शन को हम इन दो स्टेप्स में कैरी करते हैं तो इस दौरान जो एंथैल्पी का चेंज आएगा, अगर हम इन दोनों का सम ले लें तो वो इस इकलौते स्टेप के एंथैल्पी के चेंज के बराबर आएगा। और हमने ये भी कहा था उसकी मैथमेटिकल फॉर्म में कि समेशन ऑफ ऑल डेल एच ड्यूरिंग अ साइक्लिक प्रोसेस विल बी इक्वल टू 0, वो हमने प्रूव भी किया था। अब अकॉर्डिंग टू द हेसेस लॉ आप कहेंगे अकॉर्डिंग टू द हेसेस लॉ, अकॉर्डिंग टू हेसेस लॉ हमारे पास इस एक रिएक्शन की जो एंथैल्पी होगी, फॉर एग्जांपल ये है आपके पास डेल एच एफ, वो इन दोनों स्टेप्स की एंथैल्पी के सम के इक्वल होगी। पहला आपके पास है डेल एच एक्स और दूसरा आपके पास है डेल एच एन। ये हेसेस लॉ हमें कहता है। तो इस फार्मूले से हम लैटिस एनर्जी को फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें डेल एच एक्स का पता होना चाहिए। अब डेल एच एक्स को हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए डेल एच एक्स का समझ लें कि डेल एच एक्स जो है हमारे पास 4 स्टेप्स पर मुश्तमिल है। अब इन 4 स्टेप्स को हम, जैसे आपकी बुक में एक साइक्लिक प्रोसेस शो किया गया, हम एक साइकिल की शक्ल में इसको बनाते हैं ताकि आपको इजीली समझ आ जाए, आप वो साइकिल भी बना सकें ताकि पेपर में आपको वो बनाना आसान हो। तो हम मेन से स्टार्ट करते हैं। देखें उन्होंने जैसे आपकी बुक में साइकिल बनाया सिंपल वे में, यहाँ बना लेते हैं। स्टार्ट से ये वाला रिएक्शन उन्होंने पहले स्टार्ट किया हुआ है कि आपके पास ये वाले रिएक्टेंट्स हैं और ये आपके पास प्रोडक्ट बन रहा है। तो पहले रिएक्टेंट्स आपके पास है Na आपके पास सॉलिड फॉर्म में, और फिर है क्लोरीन गैस, ये गैसियस फॉर्म में लेकिन ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में होगी। ये डायरेक्टली रिएक्ट करते हैं और इससे मेन प्रोडक्ट हमारे पास NaCl सॉलिड फॉर्म में बन जाती है। ये पहला स्टेप यहाँ पे आपने याद रखना है कि सोडियम प्योर फॉर्म में सॉलिड फॉर्म में हमने लिया, उसके बाद क्लोरीन गैस ली, उसका हाफ मोल यूज हुआ, आपके पास NaCl सॉलिड फॉर्म में बन गया। इस दौरान जो एंथैल्पी का चेंज आएगा उसे आप डेल एच एफ कहेंगे और इसकी वैल्यू हमारे पास -411 किलो जॉल पर मोल होगी। अब ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, NaCl यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट हमारा बन गया। अब पहली तो पॉसिबिलिटी हमारे पास ये है कि एक ही स्टेप में हम इस रिएक्शन को कैरी करवाते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास ये है कि पहले हम इनके कैटायन एनाइन बनाएं, वो रिएक्ट करें, उस दौरान जो एंथैल्पी का चेंज आएगा उसे आप एंथैल्पी ऑफ द लैटिस कहेंगे और फिर हमारे पास मेन प्रोडक्ट बन जाएगी। तो डेल एच एक्स क्या है, ये हमने कैटायन एनाइन बनाने वाला जो स्टेप है डेल एच एक्स, ये क्या होगा, ये 4 स्टेप्स पर मुश्तमिल है। तो आप इसको कैसे कैरी करते हैं, सबसे पहले आपने क्या करना है, सोडियम आपके पास यहाँ पे देखें सॉलिड फॉर्म में था, तो सोडियम को सबसे पहले आपने गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। याद रखें कभी भी सॉलिड फॉर्म में एटम के अंदर से ना इलेक्ट्रॉन लिया जा सकता है ना दिया जा सकता है। 9th क्लास के अंदर आपने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन पढ़ी, तो वहां पे गैसियस एटम का जिक्र होता था। इट मीन आप गैसियस एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हैं और इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं। अब आपके पास है, आपने क्या किया, सोडियम को सॉलिड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब जब सोडियम को सॉलिड फॉर्म से आपने गैसियस में कन्वर्ट किया, इस दौरान जो एंथैल्पी का चेंज आएगा उसे आप कहेंगे डेल H80 एंथैल्पी ऑफ द एटमाइजेशन, और इसकी वैल्यू आपके पास होगी 108 किलो जॉल पर मोल। अब सोडियम सॉलिड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब अगले स्टेप में आपने क्या करना है, सोडियम को गैसियस फॉर्म से इसका कैटायन बनाना है। कैटायन मतलब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलवाना है, ये यहाँ पे +1 इलेक्ट्रॉन। इस दौरान जो एंथैल्पी का चेंज आएगा उसे आप कहेंगे डेल HI यानी कि एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, और इसकी वैल्यू होगी आपके पास 496 किलो जॉल पर मोल। और दूसरी साइड पे आपके पास जो क्लोरीन है इसको एज इट इज आपने लिख देना है और कुछ नहीं करना है इसके साथ, यहाँ भी क्लोरीन यहाँ भी क्लोरीन आपने लिख देना है। अब कैटायन बन गया हमारे पास। अब दूसरी चीज रिक्वायर क्या है, आपके पास एनाइन बनना चाहिए गैसियस फॉर्म में। तो अब क्लोरीन यहाँ पे भी आप लिख दें एज इट इज कि हाफ मोल क्लोरीन का यूज होगा रिएक्शन के अंदर गैसियस फॉर्म में, और ऊपर वाले रिएक्शन में भी वैसे का वैसे लिख दें आप इसको यहाँ पे कि क्लोरीन अभी हमारे पास गैस मॉलिक्यूलर फॉर्म में मौजूद है। अब आप क्या करेंगे, इस मॉलिक्यूलर फॉर्म से गैस जो क्लोरीन है इसको कन्वर्ट करेंगे आप एटॉमिक फॉर्म के अंदर, तो इसका बन जाएगा एटम,
अब इस दौरान जो इंथैल्पी का चेंज आएगा इसे आप इंथैल्पी एटमाइजेशन ऑफ द क्लोरीन कहेंगे, और इसकी वैल्यू हमारे पास 122 किलो जॉल पर मोल होती है। अब रिएक्शन मिक्सचर के अंदर हमारे पास सोडियम का कैटायन बन चुका है, साथ जो कि गैसियस फॉर्म में, साथ में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, और साथ में हमारे पास क्लोरीन एटॉमिक फॉर्म में बन चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर यही वाला इलेक्ट्रॉन ऐड करवा देंगे। जब ये वाला इलेक्ट्रॉन ऐड करवाएंगे तो क्लोरीन एटॉमिक फॉर्म में जो थी उससे बन जाएगा क्लोराइड एनाइन, जो कि गैसियस फॉर्म में होगा। और दूसरी हमारे पास क्या चीज़ मौजूद है रिएक्शन में, Na पॉजिटिव। अब Na पॉजिटिव जो कि गैसियस फॉर्म में, और Cl नेगेटिव वो भी गैसियस फॉर्म में, तो ये दोनों चीज़ें हमारे पास बन गई। अब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगी, और ये रिएक्ट करके हमारे पास ये वाला मेन प्रोडक्ट बना देंगे। इस दौरान जो इंथैल्पी का चेंज आएगा उससे आप इंथैल्पी ऑफ द लैटिस कहेंगे। चूंकि आयनिक स्पीशीज आपस में मिल रही हैं, इसी वजह से यहाँ पे साइन माइनस का आएगा, मतलब यहाँ से एनर्जी रिलीज होगी। अब ये है हमारे पास डेल एच एक्स। अगर गौर से देखें तो यहाँ पे हमारे पास 4 स्टेप्स मुकम्मल हो रहे हैं। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टिंग्विश कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमने सोडियम सॉलिड फॉर्म में था, मेटल था, उससे उसकी गैसियस फॉर्म बनाई, पहली एनर्जी। दूसरा हमने क्या किया, उससे इलेक्ट्रॉन निकलवाया, ये दूसरी एनर्जी। तीसरा हमने क्या किया, क्लोरीन को मॉलिक्यूलर फॉर्म से एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट किया, ये तीसरा स्टेप। और चौथे स्टेप के अंदर हमने क्या किया, इसी क्लोरीन के अंदर हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाया। तो यहाँ पे जो एनर्जी होगी ना, ये कहलाएगी इंथैल्पी ऑफ द आयोनाइजेशन, और इसकी वैल्यू होगी 349 किलो जॉल पर मोल, लेकिन इसका साइन माइनस में होगा। यही वजह है कि इसको हमने एरो को नीचे की तरफ लगाया। जिनमें एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही थी एरो ऊपर की तरफ से, जिनमें एनर्जी रिलीज हो रही है एरो नीचे की तरफ होगा। यहाँ पे भी एनर्जी रिलीज होगी तो एरो नीचे की तरफ, यहाँ पे भी एनर्जी रिलीज है एरो नीचे की तरफ। इस लेटेस्ट वाले स्टेप में भी एनर्जी रिलीज होगी तो ये भी एरो नीचे की तरफ होगी। इसी वजह से आपने इस साइकिल को इस तरह से बनाया हुआ है कि एनर्जी अगर बढ़ रही है किसी स्टेप में हम दे रहे हैं तो एरो ऊपर की जानिब होगा, और अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो एरो नीचे की जानिब होगा। अब हमने इस फार्मूले में वैल्यू पुट करनी और आंसर निकालना। देखिए फार्मूला है हमारे पास डेल एच एफ शुड बी इक्वल टू सम ऑफ डेल एच एक्स प्लस डेल एच लैटिस। अब डेल एच लैटिस हमने मालूम करना है, डेल एच एक्स यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं, और डेल एच एफ की वैल्यू मालूम है। तो हम इस फार्मूले को रीअरेंज करते हैं, तो हमारे पास हमने डेल एच लैटिस निकालना है। इट शुड बी इक्वल टू, ये x इधर आके माइनस हो जाएगा, डेल एच एफ माइनस डेल एच एक्स। अब हमें डेल एच एक्स की वैल्यू चाहिए ताकि हम यहाँ पुट करें और अब अपना आंसर निकालें। डेल एच एक्स क्या है, अब डेल एच एक्स की वैल्यू हम निकालने जा रहे हैं। डेल एच एक्स की वैल्यू हमारे पास निकल सकती है, देखें डेल एच एक्स इज द सम ऑफ दीज 4 स्टेप्स। 4 स्टेप्स क्या है, सबसे पहले आपने क्या किया, सोडियम से उसकी सोडियम मेटालिक फॉर्म सॉलिड फॉर्म से गैसियस फॉर्म कन्वर्ट की। उसके दौरान जो एंथैल्पी का चेंज है उसे डेल एच एटमाइजेशन ऑफ सोडियम कहेंगे। प्लस दूसरे स्टेप में आपने क्या किया, सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकलवाया, दैट विल बी द डेल एच आई आयोनाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ द सोडियम। तीसरे स्टेप में आपने क्या किया, क्लोरीन मॉलिक्यूलर फॉर्म से एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट की, डेल एच एटमाइजेशन ऑफ क्लोरीन। चौथे स्टेप में आपने क्या किया, क्लोरीन जब एटॉमिक फॉर्म में आ चुकी थी उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करवाया, तो तब डेल एच ई, दैट विल बी डेल एच ई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। माइट बी पहले हमने मिस्टेकली बोला हो कि ये आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, तो इसमें डिफरेंशिएट कर लें। जब किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है उसे कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, और जब किसी एटम में इलेक्ट्रॉन दाखिल किया जाता है उसकी एनर्जी रिलीज होती है उसे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। जब एटम से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं आपको एनर्जी देनी पड़ती है, जब इलेक्ट्रॉन किसी एटम में दाखिल करते हैं तब आपको एनर्जी मिलती है। तो यहाँ क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ऐड किया है, एनर्जी रिलीज होगी, उससे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहेंगे। सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकाला है, एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, दैट विल बी आयोनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पे होगा डेल एच इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ क्लोरीन। इन चारों एनर्जी का सम हमारे पास डेल एच एक्स होगा। पहली एनर्जी हमारे पास 108, दूसरी हमारे पास सोडियम के लिए 496, तीसरी हमारे पास इसकी वैल्यू हमारे पास होगी 122, और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की -349। आप यहाँ पे ब्रैकेट लगा लें ताकि ये साइन जो है ना सेम हो जाए। अब इस सब का आंसर हम इनको ऐड करके 725 में से 349 निकालें तो आंसर हमारे पास आता है 376 किलो जॉल पर मोल।
ये है हमारे पास डेल एच एक्स की वैल्यू। अब इस वैल्यू को हम पुट करते हैं इस फार्मूले के अंदर, हमारे पास इंथैल्पी ऑफ द लैटिस आ जाएगी। तो डेल एच लैटिस विल बी इक्वल टू डेल एच एफ की वैल्यू ये खड़ी है, यहाँ पे हमने पहले बताई थी, या इधर से आप देख सकते हैं, इट इज -411 किलो जॉल पर मिनट। माइनस डेल एच एक्स की वैल्यू कितनी निकली वो वाली, तो ये है प्लस में, तो 376। तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस का आएगा, तो इसका आंसर -787 आपके पास आया। 787 पॉइंट आपके पास, पॉइंट में भी आता है, सॉरी 787 नहीं, इसका आंसर आपके पास -787 किलो जॉल पर मोल आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब भी ये इंथैल्पी आपको लैटिस होगी, कि जब भी सोडियम कैटाइन और क्लोराइड एनाइन आपस में मिलेंगे, एक मोल इन दोनों का, और एक मोल NaCl का बनेगा, तो तब आप उस रिएक्शन से 787 किलो जॉल एनर्जी वहाँ से रिलीज होगी। जब भी क्रिस्टल बनता है एनर्जी वहाँ से रिलीज होती है, जब क्रिस्टल को तोड़ते हैं तब आपको एनर्जी देनी पड़ती है। तो इसी स्टेप को अगर आप रिवर्स करते हैं, और अगर आपको पहले एनर्जी मिल रही थी फिर आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। यही वजह है कि हम कहते हैं कि एक साइक्लिक प्रोसेस के अंदर जब हम तमाम एनर्जी का सम निकालते हैं तो उसका सम 0 के इक्वल आता है। अकॉर्डिंग टू द हेसेस लॉ, summation of all del H in a cyclic process will be equal to 0. So that was all about the Born-Haber cycle. अच्छा, इसमें जो लेटेस्ट एनर्जी हमने निकाली, ये कंपाउंड आयनिक कंपाउंड है, उसके स्ट्रक्चर और उसके अंदर जो फोर्सेस पाई जाती हैं उनकी स्ट्रेंथ के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। ये चीज़ ऑब्जेक्टिव में आ सकती है। दूसरे ऑब्जेक्टिव में आपके पास कि NaCl क्रिस्टल की लेटेस्ट एनर्जी कितनी होती है, ये आ सकती है आपके पास। और ये वाला जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है बॉर्न-हेबर साइकिल, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। तो इसका साइकिल आपने साथ ड्रा करना है, और अगर आप साइकिल ड्रा करते हैं तो आपको स्टेप बाय स्टेप ये वाला अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है। साइकिल ड्रा कर दें और उसको पहले इनिशिएट कर लें थोड़ी सी थ्योरी के साथ। सबसे पहले आपने जो है ना लेटेस्ट एनर्जी को डिफाइन करना है, और एक बाइनरी कंपाउंड के बारे में हमसे क्यों पूछी जाती है कि बॉर्न-हेबर साइकिल को हम लेटेस्ट एनर्जी ऑफ द बाइनरी आयनिक कंपाउंड के लिए यूज़ करते हैं। बाइनरी मतलब होता है ऐसे कंपाउंड जो दो एटम्स में मुश्तमिल हो, आयनिक कंपाउंड जिनमें आयनिक बॉन्ड पाया जाता है। तो जब भी मेटल और नॉन मेटल का आपस में बॉन्ड बनता है तो उनके दरमियान बॉन्ड होता है आयनिक बॉन्ड। तो अगर एक मेटल हो एक नॉन मेटल, आप उन्हें बाइनरी आयनिक कंपाउंड कह सकते हैं। लाइक एज NaCl इज एन बाइनरी कंपाउंड, इज अ बाइनरी कंपाउंड। So that was all about the Born-Haber cycle. Inshallah we will come up with next time we will come up with some other lecture. Till then, Allah Hafiz. अगर इसमें कोई इशू हो आप लोगों को तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह रिप्लाई किया जाएगा।